हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारा जो प्रश्नावली 4.1 है उसके संपूर्ण हल के बारे में। हमने ऑलरेडी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन परिचय का वीडियो बना दिया है इस प्रश्नावली से जुड़ा हुआ, जिससे आप ज़रूर देखिए और वहाँ से कोशिश कीजिए कि इन सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व करें, खुद से हल करें। अगर नहीं होता है तब आकर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अन्यथा कोशिश करें कि पहले खुद से ही सॉल्व कर लें। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। चलिए तो बात करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे समीकरण दिए हुए हैं और हमें बताना है इसको देख के कि ये आपको द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपके लिए हमने बताया था परिचय वाले भाग में कि द्विघात समीकरण कब होगा, जब उसका अधिकतम घात जो है वो आपको 2 होता है तब। और वो किस रूप में होता है, वो इस रूप में होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। तो वो आपको क्या कहलाता है कि हाँ, वो द्विघात समीकरण है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है इसमें क्या बोल रहा है कि x प्लस 1, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुने, ध्यान से 2 गुने x माइनस 3। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख के बता देना, नहीं, ये सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इसका हल निकालना पड़ेगा। अगर हल निकालने के बाद इस फॉर्म में आता है तब बोलेंगे कि हाँ भाई वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, यानी इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, a² यानी x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी 2ab, 2 इंटू ax है और b हमारा 1 है। ये हमने इसको पूरा तोड़ दिया और ये हो जाएगा 2x और माइनस 2 दिया 6 हो गया। क्लियर है, इतना तो आपको आता है अच्छे से। ओके, आगे बढ़ा जाए। ये हो जाएगा आपको x², ये आपको 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 में x से करेंगे और 1 से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। इधर से माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा और ये हो गया आपको 0। एक स्टेप और कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये हो गया x² प्लस 2x माइनस 2x खत्म और प्लस 1 प्लस 6 जो है वो आपको प्लस 7 हो गया, बराबर 0 हो गया। ध्यान से देखिए, इसका जो अधिकतम घात है, जो डिग्री है, वो आपको कितना है, 2 है। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि हाँ, ये जो है द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण है। ठीक है, हम लोग समीकरण पढ़ रहे हैं, ये आपको द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि हम चाहें तो इसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल अभी हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि हमारा घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न इसमें ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, इधर कुछ नहीं करना है, इसको एज टू एज उतार देते हैं। x² माइनस 2x और ये हो जाएगा आपको बराबर माइनस 2 में 3 से करेंगे तो माइनस 6, माइनस 2 में माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 2x। क्लियर है, यानी x² माइनस 2x और इधर से आएगा तो प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 0। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ये हो गया आपको x² और माइनस 2x ये आपको माइनस 4x हो जाएगा और ये आपको प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। स्पष्ट यहाँ दिख रहा है कि इसका जो घात है वो आपको कितना है, वो आपको 2 है। तो हम क्या लिख देंगे, हाँ यह क्या है, द्विघात समीकरण है। क्लियर है, क्यों है, क्योंकि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो घात है वो कितना है, 2 है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नोट कीजिए इसको। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इजकल टू इंटू एक्स प्लस 3, ये दिया ना। तो क्या कर लेते हैं, ध्यान से, x में 1 से करेंगे तो x², x में प्लस 1 से करेंगे तो प्लस x, माइनस 2 में 1 से करेंगे तो माइनस 2x और माइनस 2 में फिर 1 से करेंगे तो आपको माइनस 2 मिलेगा। ठीक है, बराबर फिर ये हो जाएगा आपको, ध्यान से देखिए, x में 1 से करेंगे तो x² और x में प्लस 3 से करेंगे तो प्लस 3x और माइनस 1 में 1 से करेंगे तो माइनस x, माइनस 1 में प्लस 3 से करेंगे तो माइनस 3। अब यहाँ पर एक ही लाइन में हमको समझ में आ गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि ये x² और x² खत्म हो जाएगा और जो भी आएगा उस जो आपको चर पद होगा उसका जो घात होगा वो 1 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देख सकते हैं आप। तो यहीं पे बात खत्म कर लेंगे, बोल देंगे कि नहीं, यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसका जो भी आएगा, जब इसको आगे 1-2 स्टेप और सॉल्व करेंगे तो जो उसका चर पद का पावर होगा वो 1 होगा, तो वो तो नहीं होने वाला। चलिए चौथे भाग पे आते हैं। चौथा भाग है हमारा, ध्यान से देखिए, x घटाओ 3 गुने 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर है, फिर जल्दी से कर लिया जाए। x में 2x से करेंगे तो 2x², x में प्लस 1 से करेंगे तो प्लस x और -3 में 2 से करेंगे तो -6x, फिर -3 में +1 से करेंगे तो
-3। क्लियर है? बराबर x में x से करेंगे तो x² और x में +5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा। क्लियर? चलिए 2x² उधर से लाइए +x² तो -x² हो जाएगा, इधर +x -6x है, इधर से लाइए तो -5x और ये -3 बराबर 0। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? ये 2x² में x² घट जाएगा तो x² तो रहेगा डेफिनेटली। ये -6 -5 -11 -11 में +1 जोड़ते हैं तो आपको -10x होता है और ये हो गया -3 बराबर 0। इसका मतलब है कि हाँ ये भी आपको क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, हाँ ये है। चलिए पांचवा आते हैं, पांचवें भाग पे। पांचवा जो है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको 2x - 1 गुने x - 3 बराबर x + 5 गुने x - 1। क्लियर है? और जल्दी से कर लेते हैं। 2x में x से करेंगे तो 2x² आएगा, फिर 2x में -3 से करेंगे तो -3x होगा, और -1 में x से करेंगे तो -x होगा, -1 में -3 से करेंगे तो +3 होगा। गुना करने आता ना अच्छे से? ओके। x में x से करेंगे तो x² होगा, और x में -x से करेंगे तो -x होगा, +5 में x से करेंगे तो +5x होगा, +5 में -x से करेंगे तो -5 होगा। ये काम बहुत जल्दी हमने कर लिया। ओके, तो ये हो गया 2x², इधर से x² लाइए तो -x² हो जाएगा, -3x -x -4x, और इधर से +5x और x जो होगा वो +4x होगा, और उसको लाइएगा तो इधर -4x हो जाएगा, +3 और उधर से लाइए तो +5 बराबर 0। देखिए ये हो गया x², ये हो गया -8x, और ये हो गया आपको 5 3 8 बराबर 0। इसका मतलब है कि हाँ इसका भी जो घात है वो आपको 2 दिख रहा होगा, और जब घात 2 है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये भी क्या है, ये भी आपको द्विघात समीकरण है। नोट कीजिए, बढ़ते हैं छठे भाग पे। ये 6th पार्ट जो है, छठा भाग, इसको देखिए क्या है यहाँ पर। इसको कुछ नहीं करना है, एज टू एज चुपचाप या इसको उतार देते हैं क्योंकि करना ही नहीं है इसमें कुछ। इसको ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है a² और +2 का स्क्वायर यानी b² -2ab यानी 2 × a जो है x है और b जो है वो 2 है। देखिए आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही देख रहा है कि x² और x² खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x + 1 बराबर 2 दूना 4 - 2 दूना 4x। और ये जो है कभी भी आपको द्विघात समीकरण नहीं ला सकता है, इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बोल देंगे कि नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्लियर समझ में आया? क्योंकि इसमें जो घात है वो आपका वो सिर्फ क्या है, 1 है, 2 नहीं। 2 लाता होता तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई वो आपको द्विघात समीकरण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x + 2 का होल क्यूब है बराबर 2x × x² - 1। इसके लिए हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए कि a + b का जो क्यूब होता है, घन होता है, कैसे निकालते हैं, ये होता है आपको a³ + b³ + 3a² + 3ab²। बोलिए याद है ना? हाँ, तो याद होना चाहिए, नहीं है तो याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, जितने सरसमीकाएँ होते हैं सबको याद कर लीजिए। ये जो है अब इसको बैठा देंगे बस, यानी x + 2 का होल क्यूब आप अच्छे से जानते हैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग। चुपचाप a का मान है आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसको एक तरफ हम लिख लेंगे ताकि याद हो जाए हमको। ये हो गया आपको a³ + b³ यानी 2 का क्यूब + 3 × a² यानी x² और b जो है इंटू 2 हो जाएगा, फिर 3 × a यानी x और b² यानी 2 का स्क्वायर। इधर का हो जाएगा 2x में स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा, और 2x में -1 से करेंगे तो -2x हो जाएगा। जल्दी से हमने कर लिया, आगे बढ़ा जाए। ये देखिए ये जो हो जाएगा आपको x³ और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, और ये हो जाएगा आपको 3x² और 2 यानी 3 दूना 6x² और + 2 दूना 4 3 12x बराबर 2x³ - 2x। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है आपको कि x³ है और + 2x² यानी x³ - 2x² + 8 + 6x² + 12x और बराबर 2x। अब बाकी को हमने इधर इसलिए नहीं लाया, यानी इसको, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि x² और -2x² जो है वो आपको नहीं, -2x² नहीं बल्कि -2x³ उधर से लाया ना, तो ये हो जाएगा -x³। उसके बाद ये x² वाला झंझट रहेगा। तो जैसे ही आपका जो अधिकतम घात है वो 3 आ गया, दैट मीन्स कि वो जो है आपको द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, वो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो बात खत्म। यहाँ पर यहीं पर क्या लिख देंगे कि नहीं, या एक स्टेप और कर लेंगे, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए। बढ़ते हैं इसका जो आखिरी भाग है उस पर। ये आखिरी भाग ध्यान से देखिए, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, तो जैसा है वैसा ही हमने इसको उतार दिया। x³ -
4x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, इसको कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ अब आपको याद होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो अच्छे से याद होगा आपको, तो आप लिख सकते हैं क्या, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a² b फिर प्लस 3 इंटू a इंटू b²। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तीनों माइनस होता है, यानी a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। क्लियर है? चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 11, ये हो जाएगा x³ माइनस 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6x², और ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12x हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। ये x³ और x³ खत्म हो जाएगा, दोनों प्लस में और दोनों बराबर के इस साइड और उस साइड है। ठीक है, एक तरफ रहता तो नहीं होता, दोनों प्लस में होता तो जुड़ जाता ना, लेकिन इधर होके वो माइनस में हो जाएगा। तो ये एक स्टेप और कर लेते हैं इसको अच्छे से। माइनस 4x² और ये माइनस 6x² इधर आएगा तो प्लस 6x² होगा। ये माइनस x है तो माइनस x, इधर प्लस 12x इधर आएगा तो माइनस 12x, और ये प्लस 11 है तो यहीं रह जाएगा, और इधर से माइनस 8 आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0। आगे बढ़े, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 2x² आएगा, और ये माइनस 12x और माइनस x जो है वो आपको माइनस 13x हो जाएगा, प्लस 11 प्लस 8 जो है वो प्लस 19 हो जाएगा बराबर 0। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि हाँ ये आपको क्या है, द्विघात समीकरण है। ओके, तो हमने बहुत ही आसानी से इनको बता दिए सभी प्रश्नों के कि कौन से द्विघात समीकरण है और कौन से नहीं है। बढ़ते हैं हमारा जो दूसरा भाग है इस प्रश्न का, जो दूसरा पार्ट है उसके तरफ। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी हमारे पास जो भी अब प्रॉब्लम्स होगी, वो आपको दैनिक जीवन वाली प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, उनको क्या करना है कि एक समीकरण का रूप दे देना है, वो भी द्विघात समीकरण। जैसे हमारा पहला प्रश्न है इसका कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है कि सिर्फ द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्व करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण लाना है और वहीं तक छोड़ देना है। आगे जब हम सीखेंगे जो भी विधियां होती हैं इनको सॉल्व करने की, उसके बाद इनको सॉल्व भी करेंगे। फिलहाल प्रश्न ये है कि कोई एक आपको आयताकार भूखंड है, मान लीजिए ज़मीन का टुकड़ा है, यहाँ पर हमने ले लिया, ये हमारा आयताकार जो है वो ज़मीन का एक टुकड़ा हो गया। ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो इसने स्पष्ट दिया हुआ है कि क्षेत्रफल जो है वो कितना है, वो आपको 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो ये लंबाई होता है ना, तो चौड़ाई को अगर हम x मान लेते हैं तो लंबाई जो है इसके दुगुने से 1 अधिक है, ऐसा होगा। ठीक, तो इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है। बहुत आसान है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, एक बार लिख देते हैं जो भी चीज़ें हमने जो चित्र में बनाया हो। तो क्या लिखेंगे, माना कि जो भूखंड है उसकी चौड़ाई कितनी है बताइए, भूखंड की चौड़ाई वो हमने x मीटर मान लिया। ठीक है, तो अब बताइए इसके अकॉर्डिंग लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो हो जाएगी वो आपको दुगुने से 1 ज़्यादा, यानी 2x प्लस 1 मीटर। क्लियर है। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से बताइए कि जो क्षेत्रफल होता है किसका, आयत का, वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है ना। तो क्षेत्रफल है हमारे पास, कितना है, क्षेत्रफल है हमारे पास 528 बराबर लंबाई जो है हमारा जो है वो 2x प्लस 1 है, और चौड़ाई जो है वो हमने x माना हुआ है। क्लियर है। ओके, अब ये 528 हो गया और ये हो गया आपको 2x का स्क्वायर प्लस x में 1 से करेंगे तो x, यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 528 इधर आएगा तो माइनस 528 बराबर 0। देखिए तो एक बहुत ही अच्छे से हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। तो सिर्फ इतना ही करना था। इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में अभी हमको चर्चा नहीं करनी है, इसके बारे में हम आगे वाले प्रश्नावली में करेंगे। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न था। ऐसे जो भी प्रश्न है उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, ये लगातार जो संख्याएं होती है ना उसे हम लोग क्रमागत बोलते हैं, लेकिन ये धनात्मक के बारे में बात कर रहा है तो जो भी होगा वो धनात्मक संख्या होगा। जैसे मान लीजिए सिंपल ले लीजिए ना, 1 2 3 4, ये सभी संख्याएँ क्या हैं, ये सभी आपको
इसको बोलेंगे कि ये क्रमागत धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो वही बोल रहा है कि अब बताइए कि ये 2 के बारे में बोल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास x है 1, तो अगला लाने के लिए क्या करेंगे, इसको समझने के लिए यहाँ समझेंगे। देखिए 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, तो इसमें हो क्या रहा है कि जो पिछला है उसमें 1 जुड़ जा रहा है। यानी अगर x है तो अगला क्या होगा, x + 1 होगा, उसका अगला क्या होगा, x + 1 होगा, यानी एक ऐड होते चला जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे बहुत आसानी से, अब यहाँ से मान लेते हैं कि माना कि जो पहली संख्या है यानी पहला पूर्णांक है, पहला धनात्मक पूर्णांक जो है वो कितना है, वो आपको x है। बताइए, मान लिया ना। तो दूसरा कितना हो जाएगा बताइए। तो हमारा दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है वो x + 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब प्रश्न के अनुसार दोनों का गुणनफल यानी x इंटू, ध्यान से देखिए, पहला वाला x हो गया और इसको गुना कर देंगे हम x + 1 में, तो प्रश्न बोल रहा है कि ये 306 हो जाता है। ठीक है, x में 1 से गुना कर दीजिए तो x² और x में 1 से कर दीजिए तो x = 306। x² + x, ये प्लस 306 उधर आएगा तो माइनस 306 = 0। बस हो गया, दैट्स इट, इतना ही है। ये हमने कर दिया किसमें, इसको हमने बदल दिया द्विघात समीकरण में, और बहुत ही आसानी से। ठीक है, नोट कीजिए। बढ़ते हैं, हमारा जो तीसरा भाग है उस पर। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बेसिकली ज्ञात नहीं करनी उनकी वर्तमान आयु हमें, तो इस प्रश्न में हमें करनी क्या है, बेसिकली रोहन के वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बहुत ध्यान समझिएगा। इसके लिए हमें फिर से वही वाला एक द्विघात समीकरण बनाना होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, ये बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा आएगा जो आपको उम्र से रिलेटेड होगा, आयु से रिलेटेड होगा। तो कैसे सॉल्व करते, चूंकि हम यहाँ पर एक ही वेरिएबल ले रहे हैं, एक ही चर ले रहे हैं, द्विघात समीकरण से ही करना है। वैसे इस तरह के प्रश्न हमने पिछले वाले चैप्टर में किया है, जब हम पेयर पढ़ रहे थे, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ रहे थे। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसको द्विघात समीकरण बनाते कैसे। तो सबसे पहला तो ये काम होगा कि हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, किसी एक के एज को यानी आयु को x मान लेंगे। तो यहाँ हम मान रहे हैं, माना कि, ध्यान से देखिए, माना कि रोहन की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, वर्तमान आयु जो है वो मान लीजिए x वर्ष है। बोलिए, इतना तो कर सकते हैं। हमने मान लिया कि रोहन अभी x वर्ष है। ठीक है, तो अब उसकी माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो 26 वर्ष बड़ी का मतलब क्या हुआ कि अब जो भी रोहन की आयु होगी उससे वो 26 वर्ष बड़ी होगी, यानी रोहन की आयु x है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 26 वर्ष जोड़ देंगे, यानी 26 वर्ष ये हो गया, इतनी हो जाएगी। बताइए, अब बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी अभी नहीं, यानी जो अभी उनका एज है उससे 3 साल बाद जो है वो उनका गुणनफल जो हो जाता है उम्र का, वो 360 हो जाता है। तो अभी तो ये निकालना होगा कि हमें कि 3 साल बाद आखिर ये लोग कितने साल के रहेंगे। ठीक है, तो लिख दें यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद जो है रोहन, बताइए तो कितने साल का हो जाएगा, बताइए रोहन कितने साल का हो जाएगा। अभी x है तो 3 साल बाद x + 3 हो जाएगा। क्लियर है। और माँजी जो है वो कितने दिन के हो जाएंगी, वो अभी x + 26 है तो 3 साल बाद 3 साल में भी जुड़ जाएगा, यानी ये हो गई आपको x + 29 साल की। अब प्रश्नानुसार जो है वो क्या करना है हमें, बताइए। प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों का एज कब, जब 3 साल बाद इनका जो उम्र रहेगा उसका गुणनफल जो है वो आपको 360 है, ऐसा दिया हुआ है प्रश्न में। क्लियर है, यानी x + 3, देखिए 3 साल बाद रोहन का एज और x + 29, 3 साल बाद माँजी का एज जो है, इनका गुणनफल जो है वो 360 हो जाता है। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x में 1 से करेंगे तो x² हो जाएगा, x में 29 से करेंगे तो 29x हो जाएगा, +3 में x से करेंगे तो +3x हो जाएगा, +3 में 29 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 87। ठीक है, ओके, बराबर 360। चलिए, अब ये हो गया x² + 29 और 3 आपको 32x हो जाएगा,
और ये +87 उधर से लाएंगे तो -360 बराबर 0, यानी ये हो गया x² प्लस 32x, और यहाँ से घटा दीजिए, 10 में से 7 गया आपको 3 हो गया, और ये हो जाएगा 15 में से 8 गया ये 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 273 बराबर 0। देखिए ये वाला जो हमारा द्विघात समीकरण है इसको हम सॉल्व करेंगे तो रोहन की वर्तमान आयु निकल के सामने आ जाएगी, या फिर उनके माजी के भी निकालना है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमारा काम जो है सिर्फ इतना ही है, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाने का। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, एक प्रश्न और बचता है, उसको करते हैं, उसके बाद इस प्रश्नावली को खत्म करते हैं। अपने आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्नावली का क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ऑब्वियस सी बात है कि अगर चाल कम कर दिया जाए तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसको चाल वैसे ज्ञात करनी नहीं है, हमें आपको समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण। पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। हमारे पास जो कुल दूरी है वो दिया हुआ है 480 किलोमीटर, यानी चाहे वो आपको 8 किलोमीटर कम स्पीड से चले या 8 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से चले, जाना तो उसे 480 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार जो है एक स्पीड लेंगे और एक बार उस स्पीड से 8 किलोमीटर कम की स्पीड लेंगे, यानी एक मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड मान लेंगे, और दूसरा जो है उस सिचुएशन में x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपको स्पीड मान लेंगे, यानी चाल मान लेंगे। और फिर उसके बाद आप एक कंडीशन बनाएंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है, और उसके अनुरूप हम एक द्विघात समीकरण का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं। सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि माना कि रेलगाड़ी की वर्तमान चाल, जो अभी जो उसकी चाल है वो आपको कितनी है, वो आपको x किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अभी हमने मान लिया, और हमें जाना कितना है, यानी रेलगाड़ी को जाना कितना है, उसको जाना है आपको ध्यान से देखिएगा तो कुल दूरी जो है वो दिया हुआ है 480 किलोमीटर। ठीक, अब आखिर ये दोनों से हमें क्या निकलेगा, आखिर इसमें हम समीकरण बनाएंगे कैसे? बहुत ध्यान समझिएगा। हमारे पास चाल है, हमारे पास दूरी है, तो इन चाल और दूरी की मदद से हम समय निकाल सकते हैं। फिर दूसरे वाले स्थिति में भी हम समय निकालेंगे, और एक समय यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है। चूंकि समीकरण बनाना है तो हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि सभी जो है एक यूनिट में होना चाहिए, एक ही इकाई में होनी चाहिए, सभी समय में हो, सभी चाल में हो, या सभी आपको दूरी में हो। तो यहाँ पर स्पष्ट ये होगा कि अगर हम समय में निकाल लें तो बहुत आसानी होगा, क्योंकि निकाल सकते हैं। अब बताइए, अगर चाल और दूरी दिया रहता है तो समय कैसे निकालते हैं बताइए? समय का जो फॉर्मूला होता है वो आपको दूरी बटा चाल होता है, यानी 480 बटा x घंटा हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये कब हुआ, कब टाइम लग रहा है? जब गाड़ी की यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है तब। लेकिन एक और सिचुएशन दिया है इसमें कि उसकी चाल जो है वो 8 किलोमीटर कम भी हो जाती है। तो जब 8 किलोमीटर कम होगी तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, अब बताइए, तो जो एक्चुअल चाल होगी अब ट्रेन की, वो अब पहले x थी, 8 किलोमीटर कम हो गया, यानी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए, ये समझ में आया ना? पहले x के हिसाब से चल रही थी, फिर 8 किलोमीटर, अब घट गया उसका स्पीड तो x - 8 हो जाएगा। दूरी तो सेम ही रहने वाली है, दूरी तो उतना ही चल रहा है उसको, कितना? 480 किलोमीटर। ठीक, अब इस हिसाब से समय निकाल लीजिए। बताइए इस बार समय कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 480 बटा x, x - 8 दिया ना इस बार, तो x - 8 ये घंटा हो गया हमारा। कब? जब 8 किलोमीटर कम स्पीड होती है तब। यहाँ तक बात आई समझ में? अब एक बात बताइए कि यहाँ जो आपको टाइम लगा है, ये जो स्पीड है वो इससे ज़्यादा की स्पीड है। तो इस स्पीड से अगर आप x किलोमीटर की स्पीड से अगर गाड़ी चलती है तो 480 बटा x का टाइम लगता है। ठीक है, तो और x - 8 जो है, यानी जब गाड़ी की चाल कम कर दी जाती है, स्पीड कम कर दी जाती है, तो 480 बटा x - 8 टाइम लगता है। कब? जब 8 किलोमीटर आपका स्पीड कम हो गया। तो इन दो चीज़ों में आप समझ के बताइए कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, ये गाड़ी तेज़ चल रही है इसमें या फिर गाड़ी स्लो चल रही है इसमें। तो
ऑब्वियस सी बात है कि जब गाड़ी स्लो चलेगी 8 किलोमीटर कम, तो ये वाला टाइम जो है ज़्यादा लगेगा और ये वाला टाइम जो है वो कम लगेगा। और इन दोनों टाइम के बीच का जो गैप है वो 3 घंटे का है, ठीक है। कितने का है? 3 घंटे का, ठीक है। यानी वही बोल रहा है कि अगर गाड़ी कम कर दी जाती है स्पीड, तो उसी दूरी को वो 3 घंटा ज़्यादा में तय करता है। तो कौन ज़्यादा टाइम लेगा बताइए? तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो कम है, ठीक है। तो हम चाहें तो कैसे कर सकते हैं? अब प्रश्न के अनुसार ये वाला स्पीड जो है 480/x-8, ये चूंकि बहुत ध्यान से देखिएगा ये ज़्यादा समय ले रहा है और ये जो है आपको 480/x ये कम समय ले रहा है, और दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? आपको 3 घंटे का है। ये भी समय, ये भी समय, ये भी समय, सभी एक इकाई में हो गए और हमने एक इक्वेशन भी बना दिया, समीकरण भी बना दिया। अब इससे क्या करना है? एक द्विघात समीकरण बना। अभी तो सिर्फ ये समीकरण बन रहा है, लेकिन इससे द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। इन दोनों का बटा का घटाव बना लेंगे। x - 8 और x का आप एलसीएम ले लीजिए, तो x गुने x - 8 हो जाएगा। x - 8 से x - 8 कैंसिल, x में 480 से गुना करेंगे तो 480x हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस देंगे, x से x कैंसिल और x - 8 से 480 में करेंगे तो 480 गुने x - 8 कर लेते हैं, ठीक है, बराबर 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, ये हो गया आपको 480x माइनस 480 में x से करेंगे तो फिर माइनस 480x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 480 में 8 से करेंगे तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 8 0 0, 8 28 64, 8 चौका 32 6 38, 3840 हो गया। और नीचे वाला ये इसको भी कर लिया जाए, क्या होगा? x में x से करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 8x बराबर आपको 3। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। 480x प्लस में, 480x माइनस में, ये खत्म हो गया। इधर क्या बचा? इधर बचा आपको 3840 बराबर, इधर करेंगे 3 और ये उधर चला जाएगा तो क्रॉस गुना करेंगे, ये x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। यानी 3840 बराबर ये हो गया 3x स्क्वायर, ये हो गया 8 तिरका 24x, ठीक है। बन रहा है ना? समीकरण बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपको 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये आपको प्लस उधर जाएगा तो माइनस 3840 बराबर 0। चाहे तो आप यहीं पे इसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक द्विघात समीकरण है, लेकिन हमेशा ये भी जो है ना इसके व्यापक रूप में दिया रहता है, सबसे छोटा करके दिया रहता है। तो अगर कोई कॉमन वॉमन निकलने वाला हो, उभयनिष्ठ हो, तो उसको निकाल लीजिए। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि 3 कॉमन हो सकता है। अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 24x है ना, तो ये हो जाएगा आपको 8x, ठीक है, 3 8 24, और ये हो जाएगा आपको 3 कम 3 3 दूना 6, 2 हो जाएगा 24, 3 8 24, 0 बराबर 0 हो गया, ठीक है। ये उधर जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी फाइनली हमारा आंसर हो गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। आई होप कि ये आंसर जो है आपको आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फाइनली हमने अपना ये वाला प्रश्नावली बहुत ही आसानी से ख़त्म किया। आपको चाहिए कि आप बहुत बार इसको कोशिश कीजिए, बहुत बार बनाइए। जितनी बार आप बनाएंगे, जितनी बार आप हल करेंगे, उसके लिए आगे का जो भी प्रश्नावली होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।